Hello students, my name is Lalit Gautam and I welcome you all on our channel World Student Scope. So हम कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 दैट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन. अभी तक के लेक्चर्स में हमने पढ़ा ग्राफ के बारे में, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन. ऑलराइट, सो यहाँ पर हमने हर तरह के ग्राफ्स को कवर किया, चाहे वो हॉरिजॉन्टल मोशन हो या फिर वो वर्टिकल मोशन हो. हमें अगर ग्राफ बनाना है पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम या फिर एक्सेलरेशन टाइम, तो हम उसे कैसे बना सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हमें डायरेक्शन का ध्यान रखना है, अपने ओरिजिन या फिर रेफरेंस पॉइंट का ध्यान रखना होता है, और उसकी हेल्प से हम कोई भी ग्राफ बना सकते हैं. और ग्राफ्स सिर्फ ड्रॉ करने के लिए हम नहीं बनाते हैं, वहाँ से हम काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन जो है हम कलेक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम पोजीशन टाइम ग्राफ को देखकर हम बता सकते हैं कि वेलोसिटी क्या होगी. ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखकर हम बता सकते हैं एक्सेलरेशन क्या होगी, एंड सो ऑन. ठीक है, तो काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है ग्राफ से हमें मिल जाती है, जो कि हम करते हैं. नाउ इन टुडेज लेक्चर वी विल स्टार्ट रिलेटिव मोशन, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है. ठीक है, सो रिलेटिव, ये कौन से वाले रिलेटिव्स हैं? ये हमारे रिश्तेदार वाले रिलेटिव नहीं है. तो रिलेटिव मोशन देखिए दो टाइप का होता है, रिलेटिव यूनिफॉर्म मोशन और रिलेटिव यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. ठीक है, क्या मीनिंग है यहाँ पर इस वर्ड का? रिलेटिव का मीनिंग होगा जब आप कंपेयर करोगे अपने मोशन को, जब दो बॉडीज एक साथ मोशन में होती हैं. ठीक है, या फिर जरूरी नहीं कि दोनों बॉडीज मोशन में भी हों. जब हम एक बॉडी मतलब मूविंग बॉडी के अंदर है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर है, और दूसरी किसी भी बॉडी को देखते हैं तो हमें लगता है कि वो भी मोशन में है ना. ऐसा हमारे साथ बहुत बार होता है. तो ये क्यों होता है? ये रिलेटिव मोशन की वजह से ही होता है. हमने जस्ट इसको एक नाम दिया है क्योंकि ये बहुत कॉमनली हम इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है, तो हमने इसको एक नाम दे दिया रिलेटिव मोशन. और चैप्टर में हम सिर्फ वन डायमेंशनल मोशन पढ़ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन पढ़ रहे हैं. तो ऑब्वियसली अभी हम इस चैप्टर में तो रिलेटिव मोशन जो पढ़ेंगे वो वन डे का ही होगा. ठीक है, अब वन डायमेंशन के अंदर हम जानते हैं यूनिफॉर्म मोशन भी होता है और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन भी होता है. ये एक्चुअल में कैसा मोशन होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन की एक टाइप है. राइट, वैसे तो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन भी होगा, लेकिन उसके बारे में हम इतना ज्यादा पढ़ते नहीं है. सो बेसिकली आप रिलेटिव मोशन दो तरह का ज्यादा हम पढ़ते हैं. रिलेटिव यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि जहां पर दोनों बॉडीज इंडिविजुअली यूनिफॉर्म मोशन में है. ठीक है, नाम से ही क्लियर है, यूनिफॉर्म मोशन यहां पर आ गया. और यहां पर अगर हम देखें तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो ये हम कब पढ़ेंगे? जब दोनों बॉडीज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ में मूव कर रही है. मतलब कुछ भी हो सकता है, एक्सेलरेशन भी हो सकती है या फिर रिटार्डेशन भी हो सकती है. ठीक है, लेकिन ये जो पार्ट है ये कॉम्पिटिटिव पार्ट में आप पढ़ते हैं इस पार्ट को. ठीक है, कॉम्पिटिटिव सिलेबस में एग्जाम्स की तैयारी जब हम करते हैं तब पढ़ते हैं, एनसीईआरटी के अंदर ये गिवन नहीं है. ठीक है, तो फिलहाल हम क्या पढ़ेंगे? रिलेटिव यूनिफॉर्म मोशन. जब दोनों बॉडीज सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन में होंगी तो ये पढ़ने के लिए काफी सिंपल है. ठीक है, ये भी इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये हमारे अभी सिलेबस में है नहीं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, अगर हम बोर्ड एग्जाम्स की बात करें. ठीक है, सो आज हम बात करेंगे रिलेटिव यूनिफॉर्म मोशन के बारे में. आपने देखा होगा अगर हम कभी ट्रेन या बस के अंदर बैठे हैं तो हमें ऐसा लगता है, ऑब्वियसली हमें पता है कि हम मूव कर रहे हैं, लेकिन जब हम बैठे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो पेड़ है या फिर आसपास की बिल्डिंग्स हैं वो मूव कर रही हैं. कैसे मूव कर रही हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन में. हमें ऐसा लगता है वो मूव कर रही है हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में. ये हमें फील ही नहीं होता. अब इमेजिन करो कि अगर हम किसी ट्रेन में बैठे हो, बहुत ही ज्यादा स्मूथ हमारी जर्नी है, मतलब हमें पता ही नहीं लग रहा, कोई झटके या कुछ नहीं आ रहा हमें. ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा स्मूथ जब जर्नी है तो हमें ये नहीं लगेगा कि हम मोशन में हैं, हमें हमारा मोशन फील नहीं होगा. हमारे लिए हम खुद क्या है? रेस्ट में है. आसपास की जो बॉडीज हैं, जो बाहर हम विंडो से जो हम देख रहे हैं, सब कुछ मूव कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में. अच्छा, कितनी स्पीड से मूव करता हुआ नजर आता है? वो उतनी ही स्पीड से हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आता है. ठीक है, अगर यहाँ पर कोई भी बिल्डिंग है लेट्स से, ठीक है, जो हम देख रहे हैं, तो हमें लगता है कि ये बिल्डिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है. एक्चुअल में तो ये ट्रेन मूव कर रही है लेट्स से 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से. इतनी स्पीड से ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेकिन ऑब्जर्वर को ये लगेगा कि ये बिल्डिंग जा रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से. ठीक है, इस ऑब्जर्वर को ऐसा लग रहा है. लेकिन अगर कोई ग्राउंड पर खड़ा है, ठीक है, अगर कोई ऑब्जर्वर जिसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ग्राउंड. ठीक है, सो दिस ऑब्जर्वर इज ऑन ग्राउंड. अब इस ऑब्जर्वर को तो सब कुछ क्लियर नजर आ रहा है क्योंकि इसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये ग्राउंड है. इसे पता है कि एक्चुअल में ट्रेन मूव कर रही है और ये जो बिल्डिंग है इसकी कोई स्पीड है ही नहीं, ये तो रेस्ट में है ना, ये तो खड़ी है बस यहाँ पर, है ना. सो दिस वेलोसिटी, अगर मैं इस बिल्डिंग की बात करूं तो वो जीरो है इस ऑब्जर्वर के लिए.
लेकिन इस ऑब्जर्वर के लिए इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ऐसा हमें लगता है ना। सो यही हमें मोशन पढ़ना है आज के लेक्चर में, ठीक है, कि जब दो बॉडीज आपस में एक दूसरे को देखते हैं, ठीक है, यहां पर अगर कोई ऑब्जर्वर होगा उसके लिए ये ऑब्जर्वर मतलब सेकंड, ये जो ट्रेन है मूव कर रही है, इस ऑब्जर्वर के लिए बिल्डिंग मूव कर रही है, तो ये रिलेटिव है एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू, है ना, एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू हम यहां पर स्टडी करने वाले हैं मोशन को। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर ये ऑब्जर्वर अपनी स्पीड को +10 लिखे, मतलब इसको तो लगता है कि वो खुद रेस्ट पर है, लेकिन हम इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव मान लें, ठीक है, इस डायरेक्शन को अगर ये ऑब्जर्वर मानता है पॉजिटिव है और इस डायरेक्शन को अगर ये ऑब्जर्वर मानता है नेगेटिव है, तो इस ऑब्जर्वर को ये लगेगा कि ये जो बिल्डिंग मूव कर रही है -10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है। माइनस मीन्स ये डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन की बात हो रही है, और इस ऑब्जर्वर को खुद का मोशन तो फील हो ही नहीं रहा, ठीक है, खुद के लिए ये क्या है, रेस्ट पर है, अपनी नजर से तो ये रेस्ट में ही है, ठीक है। सो इसे ये लग रहा है कि -10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है। तो अब ये सब चीजें जो नंबर्स मैंने यहां पर लिखे, ये हमें रिप्रेजेंट करने हैं, ठीक है। अब हम कैसे रिप्रेजेंट करें? सो वेलोसिटी, अब इस बिल्डिंग को एक नाम दे देते हैं बिल्डिंग बी, ठीक है, इस ऑब्जर्वर को कुछ नाम दे देते हैं, दिस इज मैन, शायद मैन ही है ना, तो ये एक ऑब्जर्वर हो गया हमारा, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, इस चीज को हम समझते हैं कि इस बिल्डिंग की वेलोसिटी क्या है विद रिस्पेक्ट टू दिस मैन, क्योंकि अगर मुझे पूछना है तो मुझे आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। मैं आपसे बिल्डिंग की स्पीड पूछ रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो आप बोलोगे 0, विद रिस्पेक्ट टू दिस मैन तो आप बोलोगे -10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि आपने फिर वो खुद ऑब्जर्वर, आपने खुद को ही समझना है, जहां पर वो ऑब्जर्वर बैठा है आपने वहीं बैठ जाना है, इमेजिन करना है, ठीक है। तो आपको तो यही लगेगा ना कि वो -10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर दो चीजें पूछ सकता हूं, मैं बिल्डिंग की वेलोसिटी पूछ सकता हूं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या फिर मैं बिल्डिंग की वेलोसिटी पूछ सकता हूं विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है। तो यह हम ऐसे लिखेंगे, वेलोसिटी या फिर स्पीड ऑफ बिल्डिंग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका मीनिंग ये हुआ, और यहां पर हुआ स्पीड ऑफ बिल्डिंग विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे 0, क्योंकि ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू तो हमें दिखाई दे रहा है वो बिल्डिंग रेस्ट पर है, लेकिन मैन की नजर से अगर हम देखें तो यहां पर वो -10 मीटर पर सेकेंड हमें नजर आएगी, ठीक है। सिमिलरली और भी हम कुछ पूछ सकते हैं, वेलोसिटी जो इस मैन की है, ठीक है, इस मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर ये ग्राउंड पर ऑब्जर्वर है तो उसको तो दिखाई दे रहा है कि ये आदमी ट्रेन में बैठा है और ट्रेन मूव कर रही है, ठीक है, तो उसके लिए, और ये डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है, राइट। सो वो लिखेगा +10 मीटर पर सेकेंड, उसे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है वो मूव कर रही है, ठीक है। अच्छा, अगर ये आदमी इस ऑब्जर्वर को भी देखे तब भी उसे क्या लगेगा, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, एक तरह से देखो उसको बिल्डिंग कहो या फिर ग्राउंड, उसको ग्राउंड भी उसी डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू मैन। अगर मैंने ऑपोजिट लिख दिया, ठीक है, सो भी हो गया विद रिस्पेक्ट टू मैन, आपने इसको ऐसे पढ़ना है, स्पीड ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू मैन, या फिर जो ग्राउंड पर ऑब्जर्वर खड़ा है उसकी स्पीड विद रिस्पेक्ट टू दिस मैन, वो क्या होगी, वो ऑब्वियसली क्या होगी, -10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन अभी निकालना कैसे, इसे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, हर बार तो हम ऐसे सोच नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर पाएंगे, तो हमें कुछ ना कुछ फॉर्मूला यहां पर बनाना होगा इसके लिए, ठीक है। सो यही हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटीज को, ऑलराइट। सो अब बात करते हैं जब दोनों बॉडीज मोशन में होंगी। अभी तो हमने देखा कि ट्रेन अकेली मोशन में थी, बाकी सब चीजें आसपास की रेस्ट में थी, लेकिन यहां पर हम इमेजिन करते हैं दो कार हैं, ठीक है, दिस इज कार ए एंड दिस इज कार बी, ठीक है। सो ये जो फर्स्ट कार है ये मूव कर रही है विद वेलोसिटी वी ए, ठीक है, और ये जो सेकंड कार है वो मूव कर रही है विद वेलोसिटी वी बी। अब जब मैं ऐसे कहता हूं कि ये कार मूव कर रही है विद 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, तो इससे मेरा मीनिंग क्या होता है कि वो 10 मीटर पर सेकेंड कहां से है, 10 मीटर पर सेकेंड वो मेरे विद रिस्पेक्ट टू होगा, यानी कि हम ये ऑटोमेटिकली एज्यूम कर लेते हैं कि हम ग्राउंड से ही ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना। कोई भी स्पीड हमें क्वेश्चन में, हमने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए तो हर एक क्वेश्चन में कोई ना कोई स्पीड गिवन होती है, और हम अपनी मर्जी से यही मान लेते हैं ना कि वो स्पीड कहां से है, ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू। तो यहां पर भी जो स्पीड है, वेलोसिटी है कार ए की या फिर कार बी की, ठीक है, वो किसके विद रिस्पेक्ट टू होगी, वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू ये ग्राउंड है, ठीक है। मैंने यहां पर सिर्फ एक ग्राउंड लगा दिया कि ये समझने के लिए कि ये स्पीड किसके
विद रिस्पेक्ट टू है, और ये स्पीड भी ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू ही होगी, ठीक है। सो ये जो स्पीड्स हमें गिवन होती हैं, ये दोनों ही स्पीड्स किसके विद रिस्पेक्ट टू होंगी, ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू होंगी। लेकिन अब जब ऑब्जर्वर यहां बैठा होगा कार ए में, जो इस गाड़ी को ड्राइव कर रहा है, ठीक है, और कोई ना कोई तो इस गाड़ी को भी ड्राइव कर रहा होगा, सेकंड कार को, है ना। सो इस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, इस ऑब्जर्वर को भी क्या सेम स्पीड नजर आएगी इस गाड़ी की? ऐसा तो नहीं होगा, है ना। सीधी सी बात है, ये ऑब्जर्वर खुद भी इसे अप्रोच कर रहा है। अब जब मैं ग्राउंड पर था तो मुझे ये कार बहुत फास्ट मुझसे दूर जाती हुई नजर आई, है ना, क्योंकि मैं तो रेस्ट पर हूं और ये कार मोशन में है। लेकिन इस ऑब्जर्वर को तो ऐसा नजर नहीं आएगा। इस ऑब्जर्वर के विद रिस्पेक्ट टू ये कार इतनी ज्यादा स्पीड में मूव नहीं कर रही है। सीधी सी बात है, क्योंकि वो खुद भी मोशन में है, लेकिन उसे खुद का मोशन कभी फील नहीं होगा, ठीक है। उसे खुद का मोशन कभी फील नहीं होगा, उसके लिए वो क्या है, रेस्ट में है। उसे ये लग रहा है कि ये गाड़ी मूव कर रही है। अब कितनी स्पीड से मूव कर रही है, वो जो इस ऑब्जर्वर को लगेगा, उसे हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ कार बी। है तो वो कार बी की वेलोसिटी या फिर स्पीड, लेकिन वो किसके विद रिस्पेक्ट टू है, इस फर्स्ट कार के विद रिस्पेक्ट टू, यानी कि स्पीड ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू कार ए, ठीक है, ऐसा होगा। और जो ये ऑब्जर्वर है, अगर ये पीछे मुड़ के देखे, ठीक है, इस कार को देखे, वैसे देखना नहीं चाहिए, लेकिन अगर ये देखे इस कार को पीछे मुड़ के, तो इसको भी इसकी कुछ ना कुछ स्पीड तो नजर आएगी, ठीक है। अब इसको क्या स्पीड नजर आएगी, वेलोसिटी या फिर स्पीड ऑफ कार ए, ठीक है। इस कार की स्पीड होगी है किसके विद रिस्पेक्ट टू, हम देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। तो ये तो हमने समझ लिया कि नेमिंग, अब हर एक स्पीड का अपना एक अलग मीनिंग है, ठीक है। ये है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये भी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए जो कार ए के अंदर बैठा हुआ है, और ये है विद रिस्पेक्ट टू कार बी, ठीक है। सो ये तो हो गया नॉमेनक्लेचर, या फिर आप समझ सकते हैं इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि अगर हमें ऐसा लिखा मिलेगा तो हमें पता होना चाहिए कि हम इसको कैसे पढ़ें, ठीक है। तो स्पीड ऑफ दिस बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी, ये इसका मीनिंग रहेगा। अब अच्छा, अब इसे हम कैलकुलेट कैसे करें, जब अगर ये समझिए कि अगर ये दोनों गाड़ियां, ठीक है, अगर दो गाड़ी एक दूसरे की तरफ आती है, क्योंकि ये इमेजिन करना थोड़ा सा आसान है, ठीक है। मान लो कि ये भी आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये भी आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, एक दूसरे की तरफ ही आ रही है, ठीक है। तो यहां जो ऑब्जर्वर बैठा है, ये ऑब्जर्वर, इसे ये तो नहीं पता कि वो खुद भी मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, इसके लिए तो वो खुद रेस्ट पर है, ठीक है। इसको कह देते हैं कार 1, इसको हम कह देते हैं कार 2, ठीक है। सो इस ऑब्जर्वर के लिए जो गाड़ी सेकेंड नंबर की जो गाड़ी है, उसकी स्पीड क्या है विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। यानी कि स्पीड ऑफ कार 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या होगी, अगर ये भी 10 मीटर पर सेकंड से यहां जा रहा है और ये भी 10 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में आ रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शंस में ये आ रहे हैं, सो क्या इसको स्पीड नजर आएगी, क्या इसको 10 मीटर पर सेकंड नजर आएगी, नहीं। ऑब्वियसली देखो ये खुद भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसको तो यही लगेगा कि ये जो कार है ये बहुत ही ज्यादा स्पीड में इसकी तरफ आ रही है या फिर अप्रोच कर रही है, तो वो 10 से ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी, देखो इसकी खुद की स्पीड भी इसको ये लगेगा कि, क्योंकि एक्चुअल में तो ये जा रहा है, लेकिन इसको लगेगा ये कि ये गाड़ी इतनी तेज आ रही है, इसको इस गाड़ी की स्पीड प्लस खुद की स्पीड भी वो उसी को दे देगा, मतलब इमेजिन करेगा, ठीक है, क्योंकि इसके लिए खुद रेस्ट में है। सो 10 + 10 यानी कि 20 मीटर पर सेकंड से, यानी कि उसे लगेगा इस ऑब्जर्वर को, ठीक है, इस गाड़ी की स्पीड क्या है, 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। अब ये कैसे आया, इसको हम कैसे समझें, अगर इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मानूं तो ये +10 है, ठीक है, और इस डायरेक्शन को अगर मैं नेगेटिव मानूं तो ये -10 है। तो इन दोनों को ऐड करने से तो 20 नहीं बना, है ना, इन दोनों को ऐड करने से तो नहीं बना। इसको ये कैसे बना, अगर मैंने इस वेक्टर में से, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर होती है, राइट, वेलोसिटी एक वेक्टर है, सो अगर मैं इस वेक्टर में से ये जो वेक्टर है उसे सब्ट्रैक्ट कर दूं, ऐड करूंगा तो देखो +10 और -10 0 हो जाएगा, लेकिन इस ऑब्जर्वर के लिए वो उसकी स्पीड 0 नहीं है, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, 10 में से, इस प्लस वाले 10 में से मुझे माइनस करनी होगी इसकी स्पीड या फिर वेलोसिटी, जो कि -10 एक्चुअल में खुद भी -10 है, और हमने सब्ट्रैक्ट किया इसलिए हमने यहां पर माइनस लगाया, ठीक है। सो हमने क्या किया, इस चीज को अगर मैं लिखूं, मैंने फर्स्ट कार की वेलोसिटी में से वेलोसिटी ऑफ कार 1 में से सब्ट्रैक्ट किया माइनस वेलोसिटी ऑफ कार 2, ठीक है।
मुझे क्या निकालना था, वेलोसिटी ऑफ कार 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, v21, लेकिन मैंने किया क्या, v1 माइनस v2, ठीक है। जिस ऑर्डर में मैंने यहां लिखा उसका ऑपोजिट किया है मैंने, 1 में से मैंने 2 की वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट की, ठीक है। v1 माइनस v2, आप देख सकते हैं v1 प्लस 10 है, उसमें से मैंने माइनस किया माइनस 10, तो वो ऑब्वियसली प्लस 20 बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इस ऑब्जर्वर को लगेगा क्या, इस ऑब्जर्वर को तो ये लग रहा है ना कि वो इस डायरेक्शन में आ रही है, मतलब ये जो कार 2 है वो किस डायरेक्शन में आ रही है, इस डायरेक्शन में आ रही है, और ये डायरेक्शन मैंने नेगेटिव मानी है, राइट। तो मुझे v1 माइनस v2 मेरा आंसर जो है वो क्या आना चाहिए, -20 आना चाहिए, राइट, -20 आना चाहिए। तो -20 के लिए हम क्या करेंगे, मुझे इसकी स्पीड में से इसकी स्पीड सब्ट्रैक्ट करनी होगी, ठीक है। हम सभी कॉम्बिनेशन लगाकर देख रहे हैं, लेकिन आपको ये भी देखना है कि डायरेक्शन क्या है। इस ऑब्जर्वर को बैठे बैठे यही लगेगा ना कि ये गाड़ी इस डायरेक्शन में आ रही है और 10 की स्पीड से नहीं आ रही है, 20 की स्पीड से आ रही है। सो माय आंसर शुड बी -20। अब -20 तो इसकी स्पीड में से अगर मैं इसकी स्पीड माइनस करूं तो +20 मिल जाएगा। सो मुझे एक्चुअल में क्या करना होगा, इसका रिवर्स करना होगा, इसका रिवर्स करना होगा, यानी कि जैसा मैंने लिखा है बिल्कुल वैसा ही हम करेंगे। इसकी वेलोसिटी में से हम इसकी वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, -10 में से हमने माइनस की इसकी वेलोसिटी यानी कि सब्ट्रैक्ट करें तो दूसरा वो -10 हो जाएगा, आंसर बन जाएगा -20 जो मुझे चाहिए, ठीक है। और अब मैं इसको अगर लिखूं इस फॉर्म में तो वो क्या होगा, सेम चीज जो मुझे चाहिए, v2 माइनस v1। अब मेरा रिजल्ट बिल्कुल सही है, ठीक है। मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूं, v21 वेलोसिटी ऑफ कार 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। और मुझे यही चीज करनी है, v2 में से ही v1 की वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है, तभी मेरा आंसर करेक्ट आ रहा है, ठीक है। -20 वेलोसिटी होनी चाहिए इस ऑब्जर्वर के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें इस ऑब्जर्वर की दूसरे वाले ऑब्जर्वर की, ठीक है, सो इसको ये लगेगा कि वो खुद तो रेस्ट में है, लेकिन उसे ये लगेगा कि ये जो दूसरी गाड़ी है ये इसकी तरफ आ रही है बहुत ज्यादा स्पीड से, है ना। कितनी स्पीड से लगेगा इसको, इसको भी लगेगा 20 की स्पीड से आ रही है, लेकिन किस डायरेक्शन में आ रही है, इस डायरेक्शन में आ रही है। इस ऑब्जर्वर को बैठे बैठे ये इधर आती हुई नजर आएगी, है ना। तो अब हम ये वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ कार 1। अब ये क्या बन जाएगी, वेलोसिटी ऑफ कार 1, इस गाड़ी की वेलोसिटी है, इसके विद रिस्पेक्ट टू है यानी कि v12, ठीक है। तो मुझे लिखना होगा v12 और इसको सॉल्व कैसे करना होगा, अब मुझे कुछ आइडिया है, ठीक है। यहां से हमने कुछ आइडिया लगा लिया है कि मुझे किस ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट करना है या फिर ऐड करना है, तो हमें इस ऑर्डर में ही करना है, ठीक है। जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सो मैं लिख दूं यहां पर v1 माइनस v2, ठीक है, क्योंकि v12 मैंने ऐसे लिखा है तो v1 माइनस v2 हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। अब v1 वेलोसिटी क्या है, +10, तो मैं यहां पर लिख देता हूं +10, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस पर लगा दिया। अब v2 जो वेलोसिटी है वो खुद भी क्या है, -10 ही है, ठीक है। सो ये 10 माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो ये बन जाएगा +20 मीटर पर सेकेंड। ऑल राइट, तो ये बिल्कुल सही आ रहा है, मैच कर रहा है जो हमें लग रहा है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में ही आना चाहिए। इस ऑब्जर्वर को तो यही लगेगा कि ये जो गाड़ी है वो इस डायरेक्शन में आ रही है, हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, इस डायरेक्शन को हमने नेगेटिव माना है। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल हमने लिया है इस चीज को समझने के लिए कि जब भी हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है तो हमें क्या करना होगा, ठीक है, उसे लिखना कैसे है और फिर उसे किस ऑर्डर में ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सो हमें इस ऑर्डर में चलना है। अगर मैंने v12 लिख दिया तो आप करेंगे v1 माइनस v2, अगर मैंने v21 लिखा तो आप करेंगे v2 माइनस v1। ऑल राइट, चलिए अब इसको इसी चीज को हम यहां पर अप्लाई करते हैं दोनों गाड़ियों के लिए, कार A और कार B के लिए। सो अब ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ कार A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो हमें ऑलरेडी गिवन होगी वो होगी वेलोसिटी ऑफ कार A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये वेलोसिटी क्या होगी जो हमें गिवन है, ये भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, मतलब ग्राउंड से अगर कोई ऑब्जर्वर दोनों गाड़ियों को ऑब्जर्व करे तो वो इन दोनों की स्पीड को नोट कर लेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस गाड़ी को, कार A को कार B की क्या स्पीड नजर आएगी, तो कार A को स्पीड क्या नजर आएगी, वेलोसिटी ऑफ कार B विद रिस्पेक्ट टू कार A, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, अभी अभी हमने पढ़ा, हम इसी ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट कर देंगे VB माइनस VA, ठीक है। लेकिन अकेले VB का मीनिंग क्या है, एक्चुअल में वो अगर हम सिंपल VB भी लिख रहे हैं तो इसका मीनिंग है वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, लेकिन हम यहां पर लगा देंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि
जब मुझे वेलोसिटी निकालनी है कार बी की विद रिस्पेक्ट टू कार ए, तो मुझे क्या करना है, दोनों की ग्राउंड वाली जो वेलोसिटीज है, दोनों गाड़ियों की वेलोसिटीज जो ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू है उन्हें सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। और किस में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। सो इस ऑर्डर में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें पता लग जाएगा कि इस ऑब्जर्वर को क्या वेलोसिटी नजर आएगी इस कार की, ठीक है। सेम वे में अगर ये ऑब्जर्वर इस कार को ऑब्जर्व करे तो उसको लिखना होगा वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू कार बी, ठीक है, अपनी कार के विद रिस्पेक्ट टू, वो देख रहा है इसकी वेलोसिटी को। सो हमें पता है क्या करना होगा, वेलोसिटी ऑफ कार ए माइनस करना होगा वेलोसिटी ऑफ कार बी, ठीक है। और ये जो वेलोसिटीज हैं ये विद रिस्पेक्ट टू क्या है, ग्राउंड, ये दोनों ही वेलोसिटीज ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू हैं। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं एक बॉडी से जब हम दूसरी बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं, मतलब दोनों बॉडीज मोशन में होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, दोनों बॉडीज मूव तो कर रही है लेकिन स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, दोनों का जो मोशन हो रहा है वो सेम डायरेक्शन में हो रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी लेक्चर के एंड में हम पढ़ेंगे, ठीक है, जब बॉडीज डिफरेंट डायरेक्शन से मूव करेंगी तब क्या होगा, ठीक है। अगर इस पर्टिकुलरली हम इस बॉडी को देखें तो इसका मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे कि जो स्पीड है या फिर वेलोसिटी है ये चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। सिमिलरली इस गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो भी चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट है दोनों की वेलोसिटीज, ठीक है, दोनों की वेलोसिटीज कांस्टेंट है। तो दोनों का मोशन कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, ये भी और ये मोशन भी यूनिफॉर्म मोशन है, और दोनों का मोशन एक ही डायरेक्शन में भी हो रहा है, तो हम कह सकते हैं रिलेटिव यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यहां पर हम रिलेटिव मतलब एक के कंपैरिजन में दूसरे का मोशन हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। सो अब हम कुछ ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे। रिलेटिव यूनिफॉर्म मोशन के अंदर मींस वेलोसिटी ऑफ बोथ बॉडीज आर कांस्टेंट। अभी अभी मैंने जैसे कहा दोनों बॉडीज की जो वेलोसिटीज हैं वो कांस्टेंट है, तभी तो मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन ही ये है कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन जीरो हो, ठीक है। सो वो डेफिनेशन यहां पर सेटिस्फाई हो रही है, मींस वेलोसिटी ऑफ बोथ बॉडीज आर कांस्टेंट। अब हम क्या करेंगे, तीन डिफरेंट केसेस लेने वाले हैं। दिस इज केस वन, दिस इज केस टू एंड दिस इज केस थ्री, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट केस हम एज्यूम करते हैं जो हमने यहां पर देखा, वेलोसिटी यानी कि कार ए की भी अपनी कुछ वेलोसिटी है, कार बी की भी अपनी कुछ वेलोसिटी है, ठीक है, या फिर हम 1 और 2 भी लिख सकते हैं, कार 1 और 2, ठीक है, v1 v2 हम वहां पर डाल देते हैं। सो अगर v1 और v2 इक्वल है, केस 1 में हम क्या पढ़ रहे हैं, v1 इज इक्वल टू v2, यानी कि दोनों की वेलोसिटीज इक्वल है। अगर एक वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, तो दूसरी गाड़ी भी 10 मीटर पर सेकंड से ही मूव कर रही है सेम डायरेक्शन में, ठीक है। सो दोनों गाड़ियां सेम ही वेलोसिटी से मूव कर रही हैं, ठीक है। सो अब क्या नजर आएगा, इस ऑब्जर्वर को क्या नजर आएगा, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। अब ये भी 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, ये भी 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करें सो 10 माइनस 10 जीरो हो जाएगा। चाहे आप ये वाली वेलोसिटी देखो 1 की विद रिस्पेक्ट टू 2 या फिर 2 के विद रिस्पेक्ट टू 1 देखते हो, तब भी वो जीरो ही आएगा। और जीरो का मीनिंग ये है कि देखो एक के विद रिस्पेक्ट टू दूसरी जो गाड़ी है वो मूव नहीं कर रही है, दोनों के बीच में जो स्पेस है वो बिल्कुल बराबर है, ठीक है। अगर यहां पर दो ऑब्जर्वर हैं या फिर, ठीक है, ये दो बच्चे हमने बना दिया ऐसे, ठीक है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये एक स्टेप आगे चलता है, ये भी एक स्टेप आगे चलता है, तो दोनों के बीच में कुछ स्पेस जो है वो चेंज हुआ नहीं हुआ। ये एक स्टेप पीछे गया, ये भी एक स्टेप पीछे आ रहा है, तो क्या स्पेस चेंज हुआ, नहीं, वो जो गैप है वो तो चेंज नहीं हो रहा ना। तो दोनों गाड़ियों के बीच में जो गैप है वो चेंज होगा ही नहीं, दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करती जा रही है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, ठीक है। सो दोनों को यही लगेगा कि वो रेस्ट पर है, एक को लगेगा कि वो गाड़ी रेस्ट पर है, दूसरे को लगेगा कि वो पहले वाली गाड़ी रेस्ट पर है, मतलब दोनों एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट पर है। ग्राफ हम यहां पर क्या बना रहे हैं, पोजीशन टाइम, यहां पर हम पोजीशन टाइम ग्राफ बनाएंगे तीन अलग अलग केसेस के लिए, ठीक है। सो पोजीशन टाइम ग्राफ में जब हम बनाते हैं पोजीशन कैसे चेंज हो रही है, अब हम बना रहे हैं ग्राफ ग्राउंड के हिसाब से, जैसे मैं ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो मुझे तो पता है जो पहली गाड़ी है उसकी जो स्पीड है वो चेंज हो रही है, मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही, सॉरी, उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है, ठीक है।
अब ये तो हम मान सकते हैं कि इसकी इनिशियल पोजीशन कुछ और है, ठीक है, और जो सेकंड कार है उसकी इनिशियल पोजीशन कुछ और है, दोनों की जो स्टार्टिंग वाली जो पोजीशन है वो डिफरेंट हो सकती है। सो ये मैंने मान ली x1, ठीक है, फॉर कार 1 ये उसकी इनिशियल पोजीशन हो गई, ठीक है, और ये मैं बना दूंगा x2, यानी कि सेकंड वाली कार के लिए मैंने क्या बना दिया, पोजीशन टाइम ग्राफ बना दिया। अब पोजीशन टाइम ग्राफ की जो शेप होती है, या फिर मैं ये कहूं स्लोप, है ना, इसका जो स्लोप होता है वो क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है। तो दोनों का स्लोप बिल्कुल सेम होना चाहिए क्योंकि दोनों की वेलोसिटीज भी सेम है ना। अगर दोनों की वेलोसिटीज सेम है, v1 इज इक्वल टू v2, तो यहां पर स्लोप क्या होगा, स्लोप सेम होगा, क्योंकि स्लोप हमें वेलोसिटी बताता है और वेलोसिटीज इक्वल है, ठीक है। और यहां पर अगर आपको लिखना है तो देखो ये जो पोजीशन है वो कब है, जब टाइम 0 है, ठीक है, और ये कुछ भी होगी इस बॉडी की पोजीशन, ये कुछ भी हो जाएगी इसकी पोजीशन आफ्टर सम टाइम, ठीक है। सो आई कैन राइट इट एज x1 एट टाइम 0 या फिर x2 एट टाइम 0, ठीक है। ब्रैकेट में हमने क्या लिख दिया, 0, तो उसका मीनिंग है कि पोजीशन ऑफ कार 1 या फिर बॉडी 1 एट 0 टाइम, ठीक है। ये हो गया पोजीशन ऑफ बॉडी 2, सेकेंड बॉडी की पोजीशन एट 0 टाइम। आप किसी और टाइम पर बात करना चाहते हैं तो वहां पर ब्रैकेट में आप टाइम t लिख देंगे, ठीक है। तो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, ये लाइन बिल्कुल पैरेलल होंगी क्योंकि दोनों के स्लोप क्या है, सेम है, क्योंकि दोनों की वेलोसिटीज जो है सेम है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, अगर वेलोसिटी, यहां पर मैं लिख देता हूं वेलोसिटी ऑफ 2 इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ 1, जो सेकेंड बॉडी है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वन। तो अगर इसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो सीधी सी बात है, ये अगर गैप स्टार्टिंग में जितना मर्जी हो, ये गैप धीरे धीरे इंक्रीज ही करता जाएगा, ये गाड़ी इसको कभी कैच नहीं कर पाएगी, है ना, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, वो ऑलरेडी इससे आगे है, इसको अपनी वेलोसिटी ज्यादा करनी होगी अगर ये इसको कैच करना चाहती है तो, राइट। लेकिन यहां पर वेलोसिटीज इंक्रीज या डिक्रीज होंगी नहीं क्योंकि हम यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं, ओके। सो वो हमारे लिए एक रिलीफ है कि वेलोसिटीज चेंज नहीं हो रही है, बट ये जो बॉडी है ये कभी भी इसको कैच नहीं कर सकती क्योंकि वेलोसिटी ऑफ 2 इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ 1, तो दोनों ही कभी भी एक दूसरे को कैच नहीं कर पाएंगी। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ देखिए, अगर ये मैंने बना दिया फॉर 1, ठीक है, दिस इज पोजीशन ऑफ 1 एट 0 टाइम, ठीक है, और ये उसका स्लोप मुझे बता रहा है उसकी वेलोसिटी, ठीक है, जो बॉडी 1 है उसकी वेलोसिटी मुझे बता रहा है। अब बॉडी 2 की वेलोसिटी ज्यादा है तो उसका स्लोप भी ज्यादा होना चाहिए, तो मैं ऐसी सेम लाइन तो नहीं बना सकता, मुझे एक ऐसी लाइन बनानी होगी जिसका स्लोप ज्यादा हो, जैसे कि ये। अगर मैं दोनों लाइंस का स्लोप कंपेयर करूं तो मुझे देखते ही पता लग रहा है कि इसका स्लोप ज्यादा है और इसका स्लोप कम है, ये दोनों लाइन कभी भी मिलेंगी नहीं, है ना, ये डाइवर्जिंग लाइनें कभी भी मिलेंगी नहीं, और वो बॉडीज भी कभी मिलेंगी नहीं, क्यों, क्योंकि वो बॉडी उसको कभी कैच नहीं कर पाएगी, ठीक है। अगर मैं यहां पर लिखना चाहता हूं तो मैं लिख सकता हूं पोजीशन ऑफ बॉडी 2 एट 0 टाइम, ठीक है, 0 टाइम पर इसकी क्या पोजीशन होगी, और किसी भी आगे के टाइम पर आपको निकालनी है जैसे कि ये या फिर जैसे कि ये, तो ये हो जाएगी पोजीशन। अब ये क्या बता रहा है, पोजीशन बॉडी 1 की, लेकिन कुछ टाइम के बाद, आफ्टर टाइम t, ठीक है, ऐसे आप यहां पर लिख सकते हो, ये क्या बता रहा है मुझे, पोजीशन बॉडी 2 की आफ्टर सम टाइम t, ऑलराइट। सो ये पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ ऐसे बनेंगे, ऐसे डाइवर्जिंग होंगे। यहां पर जो स्लोप होगा, ठीक है, अगर इसके स्लोप को मैं लिखता हूं m2, ठीक है, और इसके स्लोप को मैं लिखता हूं m1, ठीक है, यहां पर ये रहने देते हैं। सो m2 विल ऑब्वियसली बी ग्रेटर देन m1, इसका स्लोप ज्यादा होना चाहिए क्योंकि स्लोप हमें वेलोसिटी बताता है और वेलोसिटी 2 की ज्यादा है 1 से, ठीक है। सो दिस इज सेकंड केस। नाउ वी विल डिस्कस थर्ड केस। अब आप समझ ही गए होंगे थर्ड केस क्या होगा, व्हेन v1 इज ग्रेटर देन v2, इक्वल हो गए, v2 v1 से बड़ा हो गया, अब v1 को बड़ा कर देते हैं v2 से, v1 इज ग्रेटर देन v2। अब इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए, अगर इसकी वेलोसिटी ज्यादा है और इसकी वेलोसिटी कम है, सो एक टाइम ऐसा आएगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो सीधी सी बात है ये गाड़ी इसको कैच कर लेगी, है ना, इसको क्रॉस करेगी, कैच भी क्या कर लेगी, इसको क्रॉस करेगी एक पॉइंट पर, और फिर ये जो कार सेकंड नंबर की जो कार है वो पीछे रह जाएगी, फर्स्ट बॉडी आगे निकल जाएगी, ठीक है। ऐसा कुछ होगा जब वेलोसिटी 1 की ज्यादा होगी देन 2। सो इस सिचुएशन में अब अगर हम ग्राफ बनाए तो देखिए, पहले फर्स्ट वाले के लिए हम बना देते हैं, ये मैंने बना दिया फर्स्ट बॉडी के लिए ग्राफ,
दिस इज पोजीशन ऑफ बॉडी 1 एट 0 टाइम, और इस बॉडी का जो स्लोप है वो इसकी वेलोसिटी बता रहा है, ठीक है, इसका जो स्लोप है वो इसकी वेलोसिटी बता रहा है, तो वो ज्यादा होना चाहिए, यानी कि इस लाइन का स्लोप ज्यादा होगा सेकंड वाली लाइन के कंपैरिजन में। अब यहां पर मैंने बना दिया ये जो ग्राफ है वो किसके लिए, सेकंड बॉडी के लिए, ठीक है। सो दिस इज पोजीशन है ये बॉडी 2 की एट टाइम 0 टाइम पर, और इसका जो स्लोप है वो इससे कम है, ठीक है। अब इसके स्लोप को मैं क्या लिखूंगा, m2, और ये 1 के लिए है तो इसका स्लोप होगा m1, और यहां पर मैं क्या लिखूंगा, m1 इज ग्रेटर देन m2, इसका स्लोप ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां पर मीनिंग क्या है कि इस टाइम पर ये जितना भी टाइम होगा, टाइम एक्सिस से पता लग जाएगा, दोनों बॉडीज की पोजीशन सेम है, पोजीशन एक्सिस पर सेम आ रहा है ना दोनों की पोजीशन, चाहे आप इस लाइन से देखो या फिर इस लाइन से देखो, पोजीशन यहीं पर बनेगी। सो ये ऐसा टाइम है जहां पर दोनों बॉडीज मिलेंगी एक दूसरे से, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ मीटिंग हो जाएगा। किस पोजीशन पर वो मिलेंगे हम बता सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को देखकर, किस टाइम पर वो मिलेंगी वो भी हम बता सकते हैं ग्राफ को देखकर, ठीक है। सो यहां पर दोनों बॉडीज मिलने वाली हैं, मीट करेंगी, ठीक है। तो ये हो गए तीनों डिफरेंट केसेस जो हमने देखे यूनिफॉर्म मोशन के लिए, लेकिन हमने रिलेटिव यूनिफॉर्म मोशन देखा, ठीक है। सो एक के विद रिस्पेक्ट टू, अगर ये देखो, जब ये अब जो गाड़ी है इसके लिए दूसरी गाड़ी रेस्ट में है, ठीक है, जब यहां पर देखेंगे तो फर्स्ट बॉडी को लगेगा कि सेकंड बॉडी उससे दूर जा रही है, क्योंकि उनके बीच में स्पेस जो है इंक्रीज करता ही जाएगा, ठीक है। इनिशियली देखिए उनके बीच में गैप सिर्फ इतना सा था उनकी इनिशियल पोजीशंस में, और कुछ टाइम के बाद में उनके बीच का जो गैप है वो इंक्रीज कर गया, ठीक है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे उनके बीच में इनिशियल गैप जितना है हर टाइम पर वो गैप सेम रहेगा, और यहां पर वो गैप देखिए इनिशियली इतना है, थोड़े टाइम के बाद में वो डिक्रीज करता गया, ठीक है, 0 भी हुआ है, यानी कि दोनों बॉडीज मिल गई, और उसके बाद में वो गैप दोबारा से बढ़ने लग गया, लेकिन अब फर्स्ट जो बॉडी है वो आगे निकल गई, सेकेंड वाली बॉडी पीछे रह गई। क्लियर है? चलिए अब हम आगे देखते हैं इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ रिलेटिव यूनिफॉर्म मोशन। हमें पता है हमने ऑलरेडी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ ली है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और लास्ट इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये तीनों इक्वेशंस हम कब लगाते हैं, जब सिंगल बॉडी का मोशन हमें स्टडी कर रहा हो, ठीक है। अब यही इक्वेशंस हम यूज करेंगे, ठीक है। मोशन तो दोनों बॉडीज का अलग अलग हो रहा है, तो दोनों बॉडीज के लिए हम अलग अलग ये इक्वेशन लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब करेंगे क्या, देखिए अब मैं यहां पर सेकंड इक्वेशन को यूज करने वाला हूं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, लेकिन पहले हम बात करते हैं बॉडी 1 की। तो हम यहां पर ऐसे थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। नाउ लेट्स से दिस इज बॉडी 1, दिस इज आवर बॉडी 2, ठीक है, दिस इज आवर ओरिजिन, ये हम ओरिजिन मान लेते हैं जहां से हम देखेंगे दोनों की पोजीशंस। तो इस बॉडी, अब दोनों बॉडीज हैं तो मोशन में, ये किसी वेलोसिटी v1 से मूव करेगा, ठीक है, ये किसी वेलोसिटी v2 से मूव करेगा, ऑल राइट। और हम यहां पर क्या लिखेंगे, इसकी जो इनिशियल पोजीशन होगी x1 का मीनिंग पोजीशन 1, बॉडी 1 की बात हो रही है, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे टाइम, एट टाइम 0, ठीक है। और ये क्या है, इनिशियल पोजीशन, सॉरी यहां पर आएगा x2 एट टाइम 0, यानी कि पोजीशन ऑफ बॉडी 2 एट 0 टाइम, ऑल राइट। अब कुछ टाइम के बाद में दोनों की पोजीशंस अलग अलग होगी, वो हमें पता है, ठीक है। तो कुछ टाइम के बाद में बॉडी 1 की जो पोजीशन है वो हो जाएगी x1 एट टाइम t, और इसकी जो पोजीशन है चेंज होकर हो जाएगी x2 एट टाइम t, ठीक है। अब यहां पर वैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन को यूज करने की जरूरत नहीं है, मतलब एक्सेलरेशन तो 0 ही है, एक्सेलरेशन तो यहां पर होगी नहीं, क्योंकि हम यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कुछ भी नहीं होगा, वेलोसिटीज चेंज ही नहीं होगी, ठीक है। सो जब एक्सेलरेशन 0 होती है तो अगर आप इक्वेशन को यूज भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर एक्सेलरेशन 0 डलते ही आपका काम हो जाएगा। जैसे हम सेकंड इक्वेशन को क्या लिखते हैं, अब इस बॉडी के लिए क्या होगा, देखो चेंज इन पोजीशन x1 एट टाइम t, x1 एट टाइम t माइनस x1 एट टाइम 0, ठीक है। दिस इज चेंज इन पोजीशन फॉर बॉडी 1 इज इक्वल टू ut, u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन यहां पर तो इनिशियल फाइनल सब सेम ही है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करना है टाइम से। सो v1 को मैंने मल्टीप्लाई किया टाइम t से, प्लस क्या होता है हाफ एटी स्क्वायर, उसकी जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्टली क्या यूज करें, दिस इज
डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, जो हमारा जनरल फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं सेकेंड बॉडी के लिए लिखूं तो ये बन जाएगा x2 एट टाइम t माइनस, अब इसको ऊपर लिख देता हूं क्योंकि मुझे सेकेंड वाले में से मैं फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करूंगा। सो यहां पर लिख देता हूं x2 एट टाइम t माइनस x2 एट टाइम 0 इज इक्वल टू वेलोसिटी सेकेंड वाली बॉडी की यूज करनी पड़ेगी, v2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे टाइम t से, ठीक है। सो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई दोनों बॉडीज के लिए अलग अलग, ठीक है। ये जो वेलोसिटीज हैं कैसी हैं, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर कुछ नहीं लिखा है दैट मीन्स वो ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू है, और अगर कुछ लिखा है v12 या फिर v21 तब तो मीनिंग ऑब्वियस है कि वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 या फिर 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। सो ऐसा होगा। अब हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को, तो ये बन जाएगा x2, ठीक है, एट टाइम t, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा माइनस x1 एट टाइम t, ठीक है। फिर ये देखिए ये ऑलरेडी माइनस में है, माइनस x2 एट टाइम 0, ठीक है, ये ऑलरेडी माइनस में, और इसको माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा प्लस, तो यहां पर लिख देते हैं प्लस x1 एट टाइम 0, ठीक है। यहां क्या हो जाएगा, राइट साइड में देखो v2 माइनस v1 हो जाएगा क्योंकि टाइम तो कॉमन है, t दोनों में से कॉमन आ जाएगा कुछ इस तरह से। अब मैं इसको यहां से इरेज कर देता हूं, v12 v21 इसकी हमें जरूरत नहीं है। नाउ अब v2 माइनस v1 क्या होता है, मुझे पता है कि एक की वेलोसिटी में से अगर मैं दूसरे की वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करूं तो कौन सी वेलोसिटी आ जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी, है ना। सो मुझे पता है कि अगर मैं v21 अगर मुझे निकालना हो तो मुझे यही करना होगा v2 माइनस v1, और यही हम यहां पर कर रहे हैं, v2 माइनस v1 कर रहे हैं। सो मैं ऐसा लिख सकता हूं v2 माइनस v1 को क्या लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 को मल्टीप्लाई कर दो टाइम t से, ठीक है। सो ये तो होगी राइट साइड जो कि सिंप्लीफाई हो चुकी है। अब लेफ्ट साइड को देखिए ध्यान से, यहां पर देखिए मैं क्या करूं, पोजीशन ऑफ 2 एट टाइम t माइनस पोजीशन ऑफ 1 एट टाइम t। अब 2 की पोजीशन में से मैं 1 की पोजीशन को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, सो ये भी क्या होगी, रिलेटिव चीज होगी ना, कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन ये वेलोसिटी तो नहीं है, ये क्या है, रिलेटिव पोजीशन है, ठीक है। सो इसको मैं कैसे लिखूंगा, x21, ठीक है, सेम चीज है, देखो 2 में से 1 का हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे हम यहां पर v2 माइनस v1 कर रहे हैं तो v21 लिख रहे हैं। सिमिलरली अगर यहां पर x2 में से हम x1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहां पर x21 लिखा जाएगा, और ये रिलेटिव पोजीशन है 2 की विद रिस्पेक्ट टू 1, कितने टाइम पर, टाइम t पर, ठीक है, ब्रैकेट में टाइम लगाना हम नहीं भूलेंगे। अब यहां पर देखिए माइनस को मैंने ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या हुआ, माइनस अगर कॉमन आ गया तो बचेगा x2 एट टाइम 0, और यहां पर तो माइनस नहीं था फिर भी हमने कॉमन ले लिया तो हमें एक माइनस लगाना पड़ेगा, है ना, और ये होगा x1 एट टाइम 0। सो दिस इज x2 एट टाइम 0 माइनस x1 एट टाइम 0, तो ये क्या होगा, रिलेटिव पोजीशन ये भी बन जाएगी, लेकिन किस टाइम पर, 0 टाइम पर। सो नेक्स्ट लाइन में मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूं, x, देखिए ये चीज हम ऐसे लिख देंगे, पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 एट टाइम t, ठीक है, इसको ऐसे ही आपने पढ़ना भी है, माइनस यहां पर साइन है, पोजीशन ऑफ दोबारा से देखिए 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है, लेकिन ये किस टाइम पर है, टाइम 0 पर है, ऑलराइट, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इनटू टाइम t। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर हम रिलेटिव मोशन की बात करते हैं, रिलेटिव यूनिफॉर्म मोशन के अंदर आप डायरेक्टली इस इक्वेशन को यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको पता है एक बॉडी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर, ठीक है, तो आप देखिए दोनों की पोजीशन, यहां पर ये भी रिलेटिव पोजीशन है एट टाइम t, ये भी रिलेटिव पोजीशन एट टाइम 0, और यहां पर ये वेलोसिटी भी क्या आ गई, रिलेटिव आ गई, यानी कि बिल्कुल सेम इक्वेशन है, जैसे हमने ये दो इक्वेशंस लिखी थी बिल्कुल वैसी ही इक्वेशन है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस यहां पर जो वेलोसिटी थी वो इंडिविजुअल वेलोसिटी थी, वो इसकी इंडिविजुअल पोजीशन थी, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये भी इसकी इंडिविजुअल पोजीशन थी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड टाइम t के ऊपर, ठीक है। बस यहां पर ये सब चीजें इंडिविजुअल की बजाय अब क्या होगी, रिलेटिव, ये भी रिलेटिव और ये भी रिलेटिव, ठीक है। अब यहां पर सब कुछ क्या है, पोजीशन अगर हम बात करें तो 2 की विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है, वेलोसिटी भी 2 की विद रिस्पेक्ट टू 1, लेकिन अगर मुझे इसका रिवर्स चाहिए, यानी कि वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो मुझे क्या करना होगा, 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 अगर मैं करना चाहता हूं तो इस इक्वेशन को मुझे कंप्लीटली मुझे चेंज कर देना होगा, ठीक है। सो यहां पर आ जाएगा पोजीशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 एट टाइम t,
माइनस पोजीशन ऑफ 1, ठीक है, दोबारा से विद रिस्पेक्ट टू 2 एट टाइम 0, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी सेम तरीके से, ठीक है, बिल्कुल। और दोनों इक्वेशन सही है। यहां पर हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, यहां से हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। पोजीशंस भी यहां पर रिलेटिव है, यानी कि कंपैरिजन में ही देखेंगे, क्योंकि इसकी पोजीशन तो हम ओरिजिन से देख रहे हैं, इसकी पोजीशन भी हम ओरिजिन से देख रहे हैं, लेकिन इसके विद रिस्पेक्ट टू 1 के विद रिस्पेक्ट टू 2 कितनी दूर है, कितनी पोजीशन पर है, उसको तो सिर्फ ये गैप नजर आएगा ना। सो सीधी सी बात है, मुझे ये पोजीशन में से ये पोजीशन सब्ट्रैक्ट करनी होगी, ठीक है, तभी तो ये बचेगा, राइट। x2 में से आप x1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी ये बचेगा x2 माइनस x1, ठीक है, जो कि क्या हो जाएगी पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। लेकिन अगर हम ये देखें पोजीशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, 1 की पोजीशन क्या है इसके विद रिस्पेक्ट टू, तो आपका ऑब्जर्वर यहां आ गया और इसको क्या लगेगा, ये तो ऑपोजिट डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में है, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। सीधी सी बात है, x1 में से जब आप x2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही बचेगा, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। नेगेटिव साइन मींस कि ये इसके विद रिस्पेक्ट टू देखो बैकवर्ड डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। सो ये सब हम यूज करेंगे इक्वेशंस ऑफ रिलेटिव यूनिफॉर्म मोशन। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी के ऊपर बेस्ड सिंपल सा एक क्वेश्चन है जो हमने अभी तक पढ़ा है। अ कार ए मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये वेलोसिटी उन्होंने बिना कुछ स्पेसिफाई किए दे दी, तो दैट मीन्स ये किसके विद रिस्पेक्ट टू है, कार ए की वेलोसिटी है लेकिन ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। इस चीज को आप बिल्कुल ऑटोमेटिकली समझ लेंगे, मतलब इसके लिए बताने की कुछ जरूरत नहीं है क्वेश्चन के अंदर। ऑन अ स्ट्रेट रोड इज अहेड ऑफ कार बी, ठीक है, कार बी से वो कुछ आगे है, मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो अ कार ए जो कि स्पीड से मूव कर रही है ऑन अ स्ट्रेट रोड इज अहेड ऑफ कार बी, यानी कि वो कार बी से आगे है इन द सेम डायरेक्शन में, ठीक है। और कार बी की वेलोसिटी हमें दी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 6 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि कुछ दिया नहीं है तो हम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही मानेंगे। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी एंड वाइस वर्सा, ठीक है। सो ये चीज है, यहां पर हम बना देते हैं गाड़ियां, ठीक है। सो दिस इज कार ए जो कि आगे मूव कर रही है कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड से, एंड दिस इज लेट्स से, ऑलराइट, दिस इज कार बी एंड दिस इज मूविंग विद वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में ही मूव कर रही है। दिस इज 6, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, वेलोसिटी निकालनी है कार ए की विद रिस्पेक्ट टू कार बी। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या है, अगर ए की विद रिस्पेक्ट टू बी हमें निकालनी तो वी ए माइनस वी बी हमें करना होगा, ठीक है। जिस ऑर्डर में आप यहां लिख रहे हो उसी ऑर्डर में आपने सब्ट्रैक्ट करना है। और ये ए क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। सो ये वेलोसिटीज हमें गिवन है, दोनों सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इस डायरेक्शन को मैं क्या मान लूंगा, प्लस डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता फिर, ठीक है। सो दिस इज प्लस 10 मीटर पर सेकेंड, दिस इज ऑल्सो प्लस 6 मीटर पर सेकेंड। मैंने इस डायरेक्शन को ही पॉजिटिव मान लिया, ठीक है। सो ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है 10, माइनस करना है बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो कि है 6। आंसर क्या हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और वो कैसा है, पॉजिटिव में, ठीक है। यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, जो बी के अंदर ड्राइवर बैठा हुआ है उसके लिए ए की वेलोसिटी क्या है, उसके लिए ए की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड नहीं है, उसके लिए ए की वेलोसिटी है +4, यानी कि वो उसके हिसाब से वो आगे ही जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। और कितनी स्पीड से जा रहे हैं, 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। क्यों, क्योंकि देखो वो खुद भी अप्रोच कर रहा है उसको, तो उसको उसकी वेलोसिटी 10 नजर नहीं आएगी, उससे कम नजर आएगी, ठीक है। और अगर मुझसे पूछा गया वाइस वर्सा, दैट मींस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो वैसे तो मैं जानता हूं, ठीक है। अगर आपसे जब सेम ये चीज पूछ ली जाए तो हमारा आंसर क्या होगा, -4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर ये +4 है तो इसका वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा, -4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। लेकिन करेंगे कैसे, करेंगे हम ऐसे ही, वेलोसिटी ऑफ बी देखो इसी ऑर्डर में हमें सब्ट्रैक्ट करना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। इसी ऑर्डर में हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब बी की वेलोसिटी 6 है और ए की वेलोसिटी 10 है, तो 6 में से जब हम 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली -4 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, जस्ट ये चीज समझने के लिए कि हमें कैसे रिलेटिव वेलोसिटीज जो है कैलकुलेट करनी है, ठीक है, और उन्हें कैसे लिखना है,
क्वेश्चन में जो वेलोसिटीज गिवन होती है ज्यादातर वो वेलोसिटीज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही होती है, लेकिन ध्यान रखना कई बार वो रिलेटिव वेलोसिटी देखकर हमसे ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी पूछ लेता है, ठीक है। तो वो हमें क्वेश्चंस ऐसे भी मिलेंगे जब हम करेंगे। नाउ नेक्स्ट वी विल सी रिलेटिव यूनिफॉर्म मोशन इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो अभी तक जो रिलेटिव मोशन हम स्टडी कर रहे थे वो दोनों बॉडीज कहां मूव करी थी, सेम ही डायरेक्शन में, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन तो दोनों बॉडीज का था, लेकिन वो सेम डायरेक्शन में था। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये जो ऑब्जर्वर है, मतलब दिस इज पर्सन 1 जो कि एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, और वो एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड से वो मूव कर रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो आप बोलोगे इसका मोशन यूनिफॉर्म मोशन है, ऑब्वियसली इसका मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। नाउ दिस इज ऑब्जर्वर 2, पर्सन 2, ठीक है, ये मूव करे किसी और डायरेक्शन में, ठीक है। लेट्स से दिस ही इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकंड। अब यही नंबर मुझे याद आ रहे हैं ना, 10 मीटर पर सेकंड क्वेश्चन किया था अभी। तो इसकी जो मोशन है मतलब एक अलग डायरेक्शन में है इसके कंपैरिजन में, लेकिन इसको अगर हम इंडिविजुअली देखें तो अगर ये सेम वेलोसिटी से मूव करता रहेगा तो इसका मोशन भी कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है, राइट। अब दोनों, अब ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, राइट। सो अब ये मोशन क्या हो गया, डिफरेंट डायरेक्शंस में हो गया, लेकिन मोशन है कैसा, यूनिफॉर्म ही है। ये मोशन भी यूनिफॉर्म है और ये भी यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो अब वो एक दूसरे को कैसे देखेंगे या फिर उनको कैसा नजर आएगा। अब हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, 10 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दिया या 6 में से हमने 10 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। वो हम कब कर सकते हैं, जब मोशन एक ही डायरेक्शन में हो रहा था। अभी तक हम ऐसा कर सकते थे, ठीक है, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसा ही किया, ये दोनों गाड़ियों के क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि ये दोनों गाड़ियां एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही थी। लेकिन अब हम ऐसा नहीं कर सकते, ऑब्वियसली इसकी वेलोसिटी कुछ और है, ठीक है, 6 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में है, इसकी वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में है। तो अब इसकी वेलोसिटी क्या नजर आएगी, ठीक है, इस ऑब्जर्वर को, फर्स्ट पर्सन को, सेकंड पर्सन की क्या वेलोसिटी नजर आएगी वो हमें देखना पड़ेगा। यहां पर हम नॉर्मली सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, यहां पर हमें वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा, ठीक है। अभी तक इस पूरे चैप्टर में हमने वेक्टर एडिशन को यूज नहीं किया था, हम सिंपली क्या कर रहे थे, बस क्योंकि सेम डायरेक्शन में थे या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में थे, हमारे वेक्टर क्वांटिटीज तो ये है ही, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं। लेकिन अगर ये सेम डायरेक्शन में होती थी तो हम इनको डायरेक्टली ऐड कर रहे थे, और ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। लेकिन अब फर्स्ट टाइम हम इस चैप्टर में क्या यूज करेंगे, वेक्टर एडिशन को यूज करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में तो हमने यूज करना ही है वेक्टर एडिशन को, क्योंकि वहां पर तो मोशन वैसे ही क्या होगा, 2 डायमेंशंस में होगा, 1 डायमेंशन में होगा ही नहीं, ठीक है। सो यहां पर अभी भी हम क्या पढ़ रहे हैं, मोशन, देखो इस बॉडी का मोशन स्ट्रेट लाइन में ही है, इस बॉडी का मोशन भी स्ट्रेट लाइन में ही है, इसीलिए फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये देखिए कुछ ऐसा होगा। अब अगर ऑब्जर्वर बी देखे ए को, अब दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहे हैं, दोनों को हम रोक नहीं सकते, तो बी के विद रिस्पेक्ट टू ए कहां जा रहा है, ठीक है, बी के विद रिस्पेक्ट टू ए कहां मूव कर रहा है, तो वो देखिए कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से वो बन जाएगा। इसको मैं यहां पर कहीं पॉज कर देता हूं, ठीक है, यहां पर हम कहीं पॉज कर देते हैं। ओरिजिन कहां था, ओरिजिन लेट से बहुत कहीं नीचे था, यहां पर कुछ ओरिजिन है, ठीक है, वो चला गया नीचे, ओरिजिन यहां पर हम मान लेते हैं, ठीक है। अब मुझे पता है, देखो वेलोसिटी बी की इस डायरेक्शन में थी, ठीक है, वेलोसिटी ए की किस डायरेक्शन में, वेलोसिटी ए की इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और बी के विद रिस्पेक्ट टू अगर ए को देखेंगे तो वो कैसे है, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या हम यूज करने वाले हैं यहां पर, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कैसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपको यूज करना पड़ेगा। मीनिंग क्या है, देखो अगर हम ग्राउंड से ऑब्जर्व करते हैं दोनों प्लेन्स को, ठीक है, प्लेन ए और प्लेन बी, दोनों प्लेन्स को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो प्लेन ए कितना दूर गया, ठीक है, लेट्स से अभी हम पोजीशन की बात करते हैं, वेलोसिटी की बात हम बाद में करेंगे। तो जो पोजीशन है, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है, प्लेन ए का पोजीशन वेक्टर है, किसके विद रिस्पेक्ट टू, ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू है, ठीक है, ये जो वेक्टर मैंने बना दिया, ठीक है। अगर प्लेन बी को मैं देखता हूं तो इसकी पोजीशन क्या है, ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, किसके विद रिस्पेक्ट टू है, ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू है, तो हमने वेक्टर यहां पर बना दिया। और ये जो वेक्टर है, ये जो दोनों प्लेन्स को कनेक्ट कर रहा है आपस में, ये होगा, अब देखो इस ऑब्जर्वर को ये लग रहा है कि पोजीशन ए की यहां है, ठीक है, जो प्लेन ए वो मुझसे इतना दूर है, यहां पर बैठे बैठे ऑब्जर्वर को कुछ ऐसा लग रहा होगा, यानी कि पोजीशन ऑफ ए
ए की पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, ए की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ये कैसे हम करेंगे, देखो वेक्टर्स हमने डायरेक्शन के साथ में यहां पर बनाए हैं, एरो बने हुए हैं। तो ट्राइंगल लॉ हमें क्या बोलता है कि जो दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो, ठीक है, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, ये इनके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, ये दोनों वेक्टर तो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये इनके ऑपोजिट जा रहे हैं, तो इन दोनों का सम इस थर्ड वाले वेक्टर के इक्वल होगा। ये दोनों ट्राइंगल की दो साइड्स बन रही हैं सेम डायरेक्शन में, थर्ड साइड जो बन रही है ट्राइंगल की उसके वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। सो मैं इसी ऑर्डर में इसको लिखने की कोशिश करता हूं। ये क्या होगा, पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वेक्टर है, प्लस मैं इसमें कर रहा हूं पोजीशन ऑफ ए, ये भी देखो वेक्टर ही है, पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू, इन दोनों का सम इसके इक्वल होना चाहिए, यानी कि पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो मुझे कैलकुलेट तो ज्यादातर केसेस में देखो रिलेटिव पोजीशन करनी होगी ना, रिलेटिव जो टर्म होती है वो कैलकुलेट करनी होती है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो हम आसानी से समझ ही जाते हैं। तो ये क्या होगा, इसको हम इधर ही रखेंगे, लेफ्ट राइट साइड में जाने पर ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो पोजीशन देखिए ए की विद रिस्पेक्ट टू बी, ये क्या बन जाएगी, इज इक्वल टू, देखिए पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वहां पर पहले से है, माइनस करेंगे यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, यानी कि हम वही सेम चीज कर रहे हैं, बस यहां पर आप डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जैसे हम एल्जेब्रिकली कर रहे थे, यहां पर वेक्टर की वे में मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा। देखो पोजीशन निकालनी है ए की विद रिस्पेक्ट टू बी, तो मैंने क्या किया, ए की पोजीशन में से मैंने बी की पोजीशन को सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, लेकिन ये सब्ट्रैक्शन नॉर्मल सब्ट्रैक्शन नहीं है, ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन है। वेक्टर में हम जैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे हमें करना होगा सब्ट्रैक्ट, ठीक है। सो दिस इज पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस इज पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो इन दोनों वेक्टर्स को मुझे क्या करना है, इसमें से मुझे वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। वेक्टर सब्ट्रैक्शन हम यहां पर यूज करेंगे, एडिशन को भी यूज नहीं करेंगे, इनफैक्ट हमें समझ में आ गया कि हम सब्ट्रैक्शन को यूज करने वाले हैं, ठीक है। सो नाउ वी विल सी हाउ वी विल सब्ट्रैक्ट टू वेक्टर्स, हम कैसे वेक्टर सब्ट्रैक्शन को यहां पर यूज करने वाले हैं टू कैलकुलेट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अनदर, ठीक है। तो यहां पर हम वेक्टर्स बना लेते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। सो लेट्स से कि ये जो वेलोसिटी है, हमने एक वेलोसिटी वेक्टर मान लिया, दिस इज फॉर वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है, बॉडी बी की वेलोसिटी है, और ये एक वेक्टर मैं बना देता हूं फॉर वेलोसिटी, ये है वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए, ठीक है, और हमें निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि ये चीज मुझे निकालनी है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, जो कि अभी अभी हमने देखा क्या होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। लेकिन ये हम नॉर्मली नहीं करेंगे, वेक्टर्स हैं तो वेक्टर्स की तरह ही हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये होगी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये वेलोसिटी भी बी की वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। ये वेलोसिटीज है। अब हमें पता है कि सब्ट्रैक्शन हम एक्चुअल में करते नहीं, ना ही हमने वेक्टर्स के अंदर सब्ट्रैक्शन को अलग से पढ़ा था। हमने क्या कहा था कि हम दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे, लेकिन आपको यहां पर इसमें क्या वेक्टर ऐड करना है, जो ये वेक्टर है इसका ऑपोजिट वेक्टर आप ऐड कर दो, ठीक है। अगर ये वेलोसिटी ऑफ बी इस डायरेक्शन में है तो इसका नेगेटिव वेक्टर कहां होगा, नेगेटिव वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। सो दिस इज नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। अब हमारे ये दोनों वेक्टर्स हो गए, क्योंकि ये अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में है। अब इन दोनों वेक्टर्स को आप क्या समझें, आप इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, आपको यही समझना है कि हम इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं। तो हम ये भी कर सकते हैं कि हमने पैरेललोग्राम बना लिया, ठीक है, कुछ इस तरह से यहां पर हम बनाएंगे पैरेललोग्राम, और हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज कर लेंगे। रिजल्टेंट जो होगा दोनों वेक्टर्स का वो क्या होना चाहिए, रिजल्टेंट हो जाएगा कुछ ही। अब अगर ये एक डायरेक्शन में वेक्टर है, दूसरी डायरेक्शन में वेक्टर है, तो रिजल्टेंट हो जाएगा कुछ इस तरह से, डायरेक्शन होनी चाहिए ये, ठीक है। हमने देखा कि अगर ये है वेलोसिटी ऑफ बी, ये है वेलोसिटी ए, ठीक है, तो बी को ये नहीं लग रहा कि वो खुद भी मूव कर रहा है, उसे ये नहीं पता चल रहा, ठीक है। लेकिन बी एक्चुअल में मूव तो कर रहा है, तो बी के विद रिस्पेक्ट टू ए उसको इस डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आएगा, है ना। उसको कभी भी किसी बॉडी को खुद का मोशन फील नहीं होता। सो वेलोसिटी ऑफ बी उसको फील नहीं हो रही, लेकिन जो ऑब्जर्वर बी के अंदर बैठा है उसे
ए की वेलोसिटी क्या नजर आएगी, यही तो हम निकालना चाह रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि जो ऑब्जर्वर बी में बैठा हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए वेलोसिटी कुछ ऐसी होगी, ए की वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअली तो वो भी मूव कर रहा है, लेकिन बी को लगेगा कि ए कुछ इस डायरेक्शन उससे दूर जा रहा है, थोड़ा सा हमें इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ दिस एंगल, जो वेलोसिटी ऑफ ए और बी के बीच में जो एंगल है, लेट्स से दिस एंगल वाज थीटा, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा, राइट, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। चलिए अब ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, वैसे तो आर से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्चुअल में आपको पता है ये क्या है, हमारा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, यही है आर, जो चीज है वो क्या है, हम इसी को कह रहे हैं रिजल्टेंट। इन दोनों वेक्टर्स को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, वेलोसिटी ऑफ ए में से बी की वेलोसिटी हमें सब्ट्रैक्ट करनी है। यहाँ पर ग्राउंड हम नहीं लिखते, थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन अंडरस्टूड है कि जो वेलोसिटीज हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ठीक है। तो चलिए वेक्टर एडिशन आपको करनी है, सो हम क्या करेंगे, जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, हम दो तरीके से करते हैं ना, एक तो रिजल्टेंट निकालते हैं, एक डायरेक्शन के लिए निकालते हैं एंगल, कि ये जो रिजल्टेंट है कितना एंगल बनाएगा, ठीक है, वो चीज भी हम सॉल्व करते हैं। लेकिन पहले हम मैग्नीट्यूड की ही बात कर लेते हैं, रिजल्टेंट कितना होना चाहिए। तो रिजल्टेंट क्या होता है, अंडर द रूट में, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड्स का स्क्वायर, ठीक है। सो वेलोसिटी ऑफ ए का स्क्वायर हम यहां पर कर देंगे, प्लस वेलोसिटी ऑफ बी का स्क्वायर हम यहां पर कर देंगे, हम तो इसको बिल्कुल एडिशन की तरह समझ रहे हैं, प्लस करेंगे 2 टाइम्स, ठीक है, दोनों के मैग्नीट्यूड्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, वेलोसिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ बी इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। अब एंगल क्या है, 180 माइनस थीटा, ठीक है। अब ये 180 माइनस थीटा ने हमारा काम कंप्लीट कर दिया, ये ऑटोमेटिकली इन दोनों वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट ही करेगा, ठीक है। अगर हम एंगल थीटा यहां पर यूज कर लेते तो दोनों वेक्टर्स ऐड हो जाते, हमने एंगल 180 माइनस थीटा यूज किया, दैट मींस दोनों वेक्टर्स सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, हमने कोई सब्ट्रैक्शन के लिए अलग से फॉर्मूला याद नहीं रखना है, ठीक है। सो कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है, 180 माइनस थीटा मींस हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, ये चीज हमें पता है, और 180 पर हम कॉस को चेंज नहीं करते, ठीक है। सो रहेगा तो कॉस थीटा, लेकिन माइनस साइन आ जाएगा, क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट का ये एंगल है। सो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, अंडर द रूट में वेलोसिटी ऑफ ए स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ बी स्क्वायर, माइनस साइन आ गया तो हम माइनस लगा देते हैं, 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए इंटू वेलोसिटी ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको हम कॉस थीटा लिख सकते हैं। सो ये हमारा आ गया रिजल्टेंट या फिर मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर्स का, ठीक है। ये हमने कब कैलकुलेट किया, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अगर हमसे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए पूछ ली जाए, ठीक है, अगर मैं ये लिख रहा हूं, ये मैग्नीट्यूड है ना वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का, तो बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, उसमें हमें क्या करना होगा, बी में से वी बी वेक्टर में से हमें वी ए वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मुझे वी ए वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है तो क्यों ना मैं इसका नेगेटिव बना लूं इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस तरह से हम नेगेटिव बना लेंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, दोबारा से पैरेललोग्राम लॉ को यूज करेंगे। अब ये है वेलोसिटी ऑफ बी, ये है माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, क्योंकि इसका नेगेटिव वेक्टर है। दोनों को जब मैं ऐड करूंगा, मुझे तो ऐड ही करना आता है, तो हम ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट बनेगा कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है। सो ये हमारा जो रिजल्टेंट था उसका एग्जैक्टली क्या बना, ऑपोजिट बना। तो वो हमें पता ही है कि अगर मुझे ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर पता लग गया तो बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ नेगेटिव साइन ही हमें लगाना होता है। तो हम देख भी सकते हैं, अगर आपको ये वेरीफाई करना है तो जब हम ए का विद रिस्पेक्ट टू बी निकाल रहे हैं तो ये आया, ठीक। तो जब हमने बी की वेलोसिटी निकाली विद रिस्पेक्ट टू ए तो रिजल्टेंट आया ये, यानी कि एग्जैक्टली इक्वल है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, सिर्फ डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होगी। ऑलराइट, अब हम यहां पर क्या कर सकते हैं, और यहां पर एंगल निकालने की कोशिश कर सकते हैं जो रिजल्टेंट है, ठीक है। इस चीज को मैं यहां से हटा देता हूं क्योंकि ये कंफ्यूज करेगी। हम फिलहाल सिर्फ वेलोसिटी ऑफ ए निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू बी। ऑलराइट, चलिए सो यहां पर ये जो एंगल है, रिजल्टेंट का एंगल हम कहां से देखें, अब वो चीज हमें देखनी पड़ेगी, रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है। अभी तो हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की, ठीक है, एंगल भी हमें देखना होगा। अगर मैं कह रहा हूं ये एंगल कितना है, बीटा के इक्वल है, ठीक है। सो रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ में, थीटा प्लस बीटा, ठीक है।
थीटा एंगल आपको ऑलरेडी पता है ना, ठीक है, तो थीटा प्लस बीटा ये इतना एंगल यहां पर बनेगा, ओके। और अब इसको निकालने के वैसे अलग अलग तरीके हो सकते हैं, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं जो आपको सही लगे, ठीक है। अगर देखो ये वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड, तो ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हमें पता है, हम एक वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं दो कंपोनेंट्स में, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये जो कंपोनेंट है ये वी ए से कैसे निकलेगा, वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा उसका, है ना, इस वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट वो होगा, यानी कि ये जो साइड है वो कितनी होगी, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट बीटा प्लस थीटा और वी आर ट्राइंग टू फाइंड ओनली बीटा। हम सिर्फ बीटा को कैलकुलेट करें या फिर हम इस बीटा प्लस थीटा को कंप्लीट कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेंजेंट हम निकाल सकते हैं ना, टेंजेंट थीटा हम इजीली निकाल सकते हैं, हमें टेंजेंट निकालना पड़ेगा, टेंजेंट ऑफ लेट्स से दिस एंगल। अगर ये एंगल देखो बीटा प्लस थीटा है तो ये एंगल कितना है, इस एंगल की बात कर लेते हैं पहले, ठीक है। ये एंगल कितना होना चाहिए, ये अगर बीटा प्लस थीटा है तो दिस विल बी 180 माइनस बीटा हम कर देंगे माइनस थीटा हम कर देंगे, ठीक है। मतलब बेसिकली हमें कुछ भी नहीं करना, आप या तो इसको डायरेक्टली यहां से निकालें या फिर इस तरफ से निकालें, क्योंकि आपको ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। इसको मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं, ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है आर और ये है मेरा हॉरिजॉन्टल वेक्टर, ठीक है, जो हम क्या लिख रहे थे, माइनस ऑफ वी बी, ऑल राइट। और ये है वो एंगल, आपको हॉरिजॉन्टल के साथ में बस ये बताना है, डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए एंगल बताना है। तो ये हमारा वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर हो गया, ठीक है, और ये हमारा वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर ऑलरेडी है, ठीक है। तो अगर मैं इस एंगल का टेंजेंट निकालना चाहता हूं तो मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल तो चाहिए, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बनना चाहिए। तो वहां पर हम क्या करते हैं, इस को हम यूज कर लेंगे कुछ इस तरह से, एक परपेंडिकुलर बना लेते हैं, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। तो ये जो वर्टिकल वाली जो लाइन है, अब इसको थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा, ये इस वेलोसिटी ए वाले वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट ही होगा, ठीक है। तो अगर ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा तो क्या बन जाएगा, वी ए, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए उसका मैग्नीट्यूड इनटू, हम यहां पर वर्टिकल के लिए क्या करते हैं, अगर ये एंगल थीटा है सो कॉस थीटा विल बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड साइन थीटा विल बी द वर्टिकल कंपोनेंट। तो हम लिख देंगे साइन थीटा, ठीक है, ये हो गया हमारा वर्टिकल कंपोनेंट, ये वाला, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी अगर मुझे चाहिए तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मुझे सिर्फ इतना चाहिए, ठीक है। ये जो टोटल है वो तो वेलोसिटी ऑफ बी है, लेकिन उसमें से मुझे वेलोसिटी जो ए का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वाला जो पार्ट छोटा सा वो सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बी में से अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं क्या, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए का, यानी कि वी ए, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ थीटा। तो अब ये ट्राइंगल जो है कंप्लीट है। मुझे क्या चाहिए, इस एंगल का टेंजेंट चाहिए, तो मुझे परपेंडिकुलर भी पता है, मुझे बेस भी पता है, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब इसको आपको कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा। लेट्स से अब मैं इसी को बीटा बोल देते हैं, क्योंकि यहां पर बीटा बोलने से कंफ्यूजन है। इसको मैं रिमूव कर रहा हूं ये सारी चीज, ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्टली ये एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं, जो मैंने कहा ये वाला एंगल, ठीक है। अगर ये पता लग गया तो दूसरी तरफ से भी पता चल जाएगा, 180 में से सिर्फ माइनस ही करना है, ठीक है। सो मैं इस एंगल को नाम दे देता हूं बीटा। इसके लिए आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग फॉर्मूला मिल जाएगा, क्योंकि वो हम पर डिपेंड करता है हम कहां से इस एंगल को या फिर डायरेक्शन को फाइंड आउट करने की कोशिश करें। सो व्हाट विल बी टेंजेंट ऑफ बीटा। अब अगर मैं यहां पर देखता हूं, टेंजेंट ऑफ बीटा हो जाएगा वी ए, वेलोसिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा अपॉन, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और बेस में क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। सब कुछ आप सिर्फ मैग्नीट्यूड में देखो, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना, तो आपको ये बीटा पता लग जाएगा, एंगल कितना है। तो वो चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि आपने कहां से एंगल को मेजर किया है। अब जब हमें बीटा कैलकुलेट करना है तो हमें जो भी वैल्यू आएगी वहां पर क्या करना है, tan इनवर्स कर देना होगा, ठीक है। सो दिस विल बिकम वी ए साइन थीटा अपॉन वी बी माइनस वी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बीटा, यानी कि डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए रिजल्टेंट वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अगर कोई पूछता है मुझे यहां से बताना है तो 180 में से अब ये जो भी वैल्यू आई है बीटा की वो सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। सो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल बनाकर एक वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को हम आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट अकेला रह जाएगा, ठीक है।
और फिर हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे तो डायरेक्शन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो वैसे यहां पर डायरेक्शन के ऊपर इतना ज्यादा पूछा जाता नहीं है, मैग्नीट्यूड जरूर हमें पता होना चाहिए। मैग्नीट्यूड क्या होगा, रिजल्टेंट अगर हमें दोनों वेक्टर्स का निकालना है तो VA² प्लस VB² माइनस 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ A इंटू वेलोसिटी ऑफ B इंटू cos थीटा। सो नाउ वी विल सी टू स्पेशल केसेस बेस्ड ऑन दिस रिजल्टेंट। जो रिजल्टेंट हमारा आया है वो कितना आया, देखो दोबारा से मैं यहां पर लिख रहा हूं VA² प्लस VB² और यहां पर माइनस आता है, प्लस नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो -2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ A इंटू वेलोसिटी ऑफ B मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। ठीक है, ये है। अब हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल जब दोनों बॉडीज सेम डायरेक्शन में मूव कर रही थी वो क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। सो अगर ये एंगल जो थीटा है वो 0 डिग्री हो जाए, 0 डिग्री का मीनिंग क्या है कि दोनों बॉडीज की जो वेलोसिटी वेक्टर है उनके बीच में एंगल 0 डिग्री है, यानी कि मोशन हो रहा है सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन का हम केस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और हो सकता है ये थीटा हम कंसिडर कर लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री हम बोल देते हैं दैट मीन्स बॉडीज आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बॉडीज ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो व्हेन थीटा इज 0, हम पता है कि cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा VA² प्लस VB² माइनस 2 टाइम्स ऑफ VA इंटू VB। ठीक है, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा VA माइनस VB का स्क्वायर रूट के नीचे देखो स्क्वायर ही बन जाएगा एक तरह से। ठीक है, क्योंकि वो तो 1 हो गया और ये स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो रिजल्टेंट हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट क्या था, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। ठीक है, इस चीज को नहीं भूलेंगे, रिजल्टेंट यही था। तो हम यही करें, देखो वेलोसिटी ऑफ A में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ B, जो कि हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिजल्ट था, हम पहले इसको कवर कर चुके हैं, तो सेम रिजल्ट हमें मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला है, कोई भी एंगल हो दोनों के बीच में हम यहां पर रिजल्टेंट या फिर रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए देखिए, जब दोनों बॉडीज ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं तब हमारा रिजल्टेंट क्या आने वाला है, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B या फिर रिजल्टेंट। ठीक है, वो क्या होगा। अब यहां पर आप डालिए cos 180 डिग्री, 180 पर cos क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, -1 मीन्स ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो VA² प्लस VB² प्लस आपको प्लस करना पड़ेगा 2 टाइम्स ऑफ VA इंटू VB, तो वो क्या बन जाएगा VA प्लस VB का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, होल स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर रूट तो है ही, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B क्या होने वाली है, वेलोसिटी ऑफ A प्लस वेलोसिटी ऑफ B। आपको दोनों की वेलोसिटीज ऐड करनी होंगी, यहां पर दोनों की वेलोसिटीज क्या करनी होंगी, सब्ट्रैक्ट करनी होगी। ठीक है, सेम डायरेक्शन है क्योंकि जब बॉडीज ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं। ठीक है, अगर ये दिस इज कार 1 लेट्स से, अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये एक और दूसरी कार है। ठीक है, हम बना लेते हैं, और ये इस डायरेक्शन मूव कर रही है। नाउ दीज टू कार्स आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो इस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, अब इसको खुद का मोशन तो फील नहीं होगा, लेकिन ये एक्चुअली तो खुद भी मूव कर रहा है इस डायरेक्शन, तो इसे लगेगा बहुत ज्यादा स्पीड से जा रही है। ठीक है, अगर ये 10 मीटर पर सेकंड से इधर है, ये 10 मीटर पर सेकंड से इधर मूव कर रही है, दोनों 10 मीटर पर सेकंड से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो इस ऑब्जर्वर को ये लगेगा कि ये कार इससे दूर जा रही है, और कितनी स्पीड से जा रही है, 20 मीटर पर सेकंड से। ये रिलेटिव स्पीड है जो इस ऑब्जर्वर को लगेगी। ठीक है, सेम वे में जो यहां बैठा है ड्राइवर, उसे क्या लगेगा कि ये जो गाड़ी है वो 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हो गया जब दो मोशन ऑपोजिट डायरेक्शन में है। लेकिन अगर यही मोशन, ठीक है, मैं इसको चेंज कर देता हूं। ठीक है, अगर यही मोशन सेम डायरेक्शन में हो रहा होता, अब ये गाड़ी तो जा ही रही है 10 मीटर पर सेकंड से उस डायरेक्शन में, अगर दूसरे वाली गाड़ी भी, ये गाड़ी भी 10 मीटर पर सेकंड से ही मूव करे सेम डायरेक्शन में, तब हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 10 में से 10 को माइनस किया, 0, और दोनों गाड़ियों की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो 0 है, मतलब इसके विद रिस्पेक्ट टू वो गाड़ी मूव नहीं कर रही, क्योंकि दोनों के बीच में गैप हमेशा सेम रहेगा, दोनों की वेलोसिटी बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में हमें वेलोसिटीज को क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। ऑपोजिट डायरेक्शन के केस में आपको वेलोसिटीज ऐड कर देनी होगी। ठीक है,
सो दैट इज हाउ वी विल अप्रोच फॉर रिलेटिव मोशन. आज के लेक्चर में हमने थ्योरेटिकल पार्ट ही डिस्कस किया है, मतलब हमें कैसे करना है, ज़्यादा हमने न्यूमेरिकल्स डिस्कस नहीं किए. इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन, स्पेशल केस हम डिस्कस कर चुके हैं. वी विल डिस्कस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रिलेटिव मोशन. ओके, सो टिल देन आप ये पार्ट कवर करें एंड कीप वॉचिंग आवर लेक्चर्स.